वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस और ट्रांस अरेंजमेंट्स को, जो कि एक समजात गुणसूत्र में जीन्स का अरेंजमेंट होता है जिसमें प्रभावी और अप्रभावी जीन्स की एक स्थिति होती है, जिसमें समजात गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम पर जब प्रभावी जीन्स उपस्थित होते हैं और दूसरे समजात गुणसूत्र पर उसके अप्रभावी एलील्स उपस्थित होते हैं, तब इस स्थिति को हम सिस अरेंजमेंट्स कहते हैं। और जब समजात गुणसूत्र में एक गुणसूत्र पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही जीन्स उपस्थित होते हैं और उनके एलील भी दूसरे समजात गुणसूत्र पर इसी स्थिति में होते हैं, तो हम इस स्थिति को कहते हैं ट्रांस अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही स्थितियों को समझेंगे कि सिस अरेंजमेंट्स क्या होता है और ट्रांस अरेंजमेंट क्या होता है और ये किस तरह से ओरिजिनेट होता है। तो इस वीडियो में हम लिंकेज की क्रोमोसोमल थ्योरी को भी समझेंगे, जिसमें हमारा मुख्य फोकस होगा सिस और ट्रांस अरेंजमेंट्स की उत्पत्ति को समझना। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा है जिसमें एक क्रोमोसोम पर दो जीन उपस्थित हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और दूसरे समजात गुणसूत्र पर यहाँ पर उनके अप्रभावी एलील उपस्थित हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो एक तरह की हेट्रोजाइगस कंडीशन ही है यह, जिसमें एक क्रोमोसोम पर प्रभावी जीन है, दूसरे क्रोमोसोम पर अप्रभावी एलील्स हैं उनके। तो इस स्थिति को हम कहते हैं सिस अरेंजमेंट, अर्थात समजात गुणसूत्रों में एक पर प्रभावी एलील और दूसरे पर उनके अप्रभावी एलील उपस्थित होते हैं, तो इस स्थिति को हम कहते हैं सिस अरेंजमेंट। जबकि ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है कि जीन विनिमय के कारण यहाँ पर कुछ लोकस पर जीन अपने एलील्स के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके कारण हमें एक ही गुणसूत्र पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही प्रकार के जीन्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की स्थिति को हम कहते हैं ट्रांस अरेंजमेंट, अर्थात समजात गुणसूत्रों में एक पर प्रभावी और अप्रभावी जीन्स हमें देखने को मिलते हैं दोनों ही गुणसूत्र में। तो ये किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं इसको हम समझते हैं। जब हम वाइल्ड प्रजातियों के बीच में संकरण कराते हैं, जो कि जंगली प्रजातियां होती हैं और जीनोटिपिकली प्योर होती हैं, अर्थात होमोजाइगस होती हैं, चाहे प्रभावी जीन हो तो वह होमोजाइगस होंगी या अप्रभावी जीन हो तो होमोजाइगस होंगी। कहने का अर्थ है कि उनमें इस तरह का जीनों का मिक्सचर नहीं देखने को मिलता है जिसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही जीन उपस्थित हों, अर्थात वह होमोजाइगस होती हैं। अगर प्रभावी होमोजाइगस हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी, और अगर वह अप्रभावी होमोजाइगस हैं तो स्मॉल ए स्मॉल बी, इस तरह की स्थिति उनमें होती है। तो जब हम इन वाइल्ड प्रजातियों में संकरण कराते हैं तो हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में हमें एक हाइब्रिड देखने को मिलता है, और इस हाइब्रिड में हम पहली बार सिस अरेंजमेंट को देखते हैं। इस जनरेशन में हमको सिस अरेंजमेंट देखने को मिलता है जो F1 हाइब्रिड हमें प्राप्त होता है। जैसा कि हमने मेंडल के द्विसंकर क्रॉस को पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि जब हम दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करते हैं द्विसंकर क्रॉस में, उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं, तो हमें F1 जनरेशन में एक हाइब्रिड देखने को मिलता है और उसमें इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं सिस अरेंजमेंट्स। एक डायग्राम से समझते हैं इसको। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो प्रजातियाँ हैं जो जीनोटिपिकली प्योर हैं, अर्थात एक प्रभावी जीन्स के मामले में होमोजाइगस है। यहाँ पर दो प्रकार के जीन्स हैं, ए और बी, जिसमें एक स्पीसीज़ में हम देखते हैं कि ए और बी प्रभावी होमोजाइगस कंडीशन में है, अर्थात कैपिटल ए कैपिटल बी। दूसरी प्रजाति यहाँ पर अप्रभावी होमोजाइगस स्थिति में है, अर्थात इन जीनों के यहाँ पर अप्रभावी एलील उपस्थित हैं जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इस तरह की प्रजातियों में जब संकरण होता है तो हम देखते हैं कि इन प्रजातियों में एक ही प्रकार के गैमीट हमें देखने को मिलते हैं। प्रभावी होमोजाइगस स्पीसीज़ में हमें
वो गैमीट देखने को मिलेंगे जिसमें हमें प्रभावी जीन्स ही देखने को मिलते हैं गुणसूत्रों में। और अगर इस प्रजाति की बात करें जो कि अप्रभावी होमोजाइगस है, तो इससे भी हमें एक ही प्रकार का गैमीट देखने को मिलेगा जिसमें हमें गुणसूत्रों पर उनके अप्रभावी एलील्स ही देखने को मिलेंगे। तो ये गैमीट जब फर्टिलाइज होते हैं और F1 जनरेशन में हमें जो हाइब्रिड देखने को मिलता है उसमें हमें इस तरह का सिस अरेंजमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक गुणसूत्र में प्रभावी जीन्स आ रहे हैं, दूसरे गुणसूत्र से यहाँ पर अप्रभावी जीन्स आ रहे हैं। अर्थात एक गैमीट के माध्यम से हमें प्रभावी जीन्स मिल रहे हैं इस F1 जनरेशन में, और दूसरे गैमीट्स के माध्यम से हमें अप्रभावी एलील मिल रहे हैं उनके इस गैमीट के माध्यम से। तो यहाँ पर इस F1 हाइब्रिड में हमें इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है जिसमें एक क्रोमोसोम पर प्रभावी जीन्स उपस्थित होते हैं कैपिटल A कैपिटल B, और दूसरे क्रोमोसोम पर अप्रभावी जीन्स उपस्थित होते हैं, उनके अप्रभावी एलील उपस्थित होते हैं स्मॉल a स्मॉल b। तो यहाँ हम एक चीज़ को समझें कि यहाँ पर जीन का एक्सचेंज नहीं हुआ है, कैपिटल A स्मॉल a से एक्सचेंज नहीं हुआ है, कैपिटल B स्मॉल b से एक्सचेंज नहीं हुआ है। यहाँ जीन विनिमय की घटना नहीं हुई है। यहाँ पर हमें सिस अरेंजमेंट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि एक क्रोमोसोम पर प्रभावी जीन्स है और दूसरे क्रोमोसोम पर अप्रभावी जीन्स है, और इस स्थिति में जो प्रभावी लक्षण है वो अभिव्यक्त होते हैं, अप्रभावी लक्षण यहाँ पर अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में अब नहीं होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम इन वाइल्ड स्पीसीज में संकरण कराते हैं जो कि जीनोटिपिकली प्योर होती हैं, तो F1 जनरेशन में हमें एक हाइब्रिड देखने को मिलता है, और इस हाइब्रिड में हम सिस अरेंजमेंट को देखते हैं। अर्थात एक क्रोमोसोम पर प्रभावी जीन्स होते हैं और दूसरे क्रोमोसोम पर उनके अप्रभावी एलील्स उपस्थित होते हैं। और इन हाइब्रिड्स के बीच में जब संकरण होता है, और एक यहाँ पर शर्त है जो कि मॉर्गन ने बताई कि अगर जीन्स सहलग्नता प्रदर्शित नहीं करते हैं तो हमें फिर F2 जनरेशन में ट्रांस अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है। कहने का अर्थ है इन गुणसूत्रों में जो कि समजात गुणसूत्र हैं जिसमें एक गुणसूत्र पर प्रभावी जीन्स हैं कैपिटल A कैपिटल B या स्मॉल a स्मॉल b, जो कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, यहाँ पर इन जीन्स के बीच में जो कि कैपिटल A कैपिटल B हैं या स्मॉल a स्मॉल b हैं, इनके बीच अगर गैप ज़्यादा है, इनके बीच दूरी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा इनके बीच में दूरी रहेगी वो लिंक्ड व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेंगे, वो सहलग्नता प्रदर्शित नहीं करेंगे। और अगर वह सहलग्नता प्रदर्शित नहीं करेंगे तो ये F1 हाइब्रिड जब अपने गैमीट्स बनाएंगे तो जीन विनिमय के कारण कुछ लोकस पर ये जीन एक्सचेंज भी करेंगे। अर्थात कैपिटल A स्मॉल a से एक्सचेंज हो सकता है और स्मॉल a कैपिटल A से एक्सचेंज हो सकता है। तो हमें एक तरह की ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जिसमें एक क्रोमोसोम पर प्रभावी और अप्रभावी जीन भी हमें देखने को मिलेंगे जो आगे फर्टिलाइज होंगे, तो हमें फिर F2 जनरेशन में ट्रांस अरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ है अगर एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स सहलग्नता प्रदर्शित नहीं करते हैं तो हमें अगली जनरेशन में ट्रांस अरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा, और अगर वह सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं तो वह जो जीन्स हैं वो आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे तो हमें वो गुणसूत्र नहीं मिलेंगे जिसमें हमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही जीन एक साथ देखने को मिले। तो ट्रांस अरेंजमेंट के लिए एक विशेष शर्त है कि अगर जीन्स सहलग्नता प्रदर्शित नहीं करते हैं तो हमें ट्रांस अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, अन्यथा ट्रांस अरेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ है ये जो F1 हाइब्रिड है जिसमें हम सिस अरेंजमेंट को देख रहे हैं, ये जब अपने गैमीट्स बनाएंगे अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से, और इन गुणसूत्रों पर उपस्थित ये जो जीन्स हैं कैपिटल A कैपिटल B, इनके बीच में दूरी ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, जो कि मॉर्गन ने सहलग्नता के लिए एक विशेष शर्त बताई कि अगर एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के बीच में अगर दूरी ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा दूरी होगी वो उतना ज़्यादा जीन्स का एक्सचेंज कर पाएंगे अपने समजात जीन्स के साथ में, अपने समजात गुणसूत्रों के साथ, और यहाँ पर हमें फिर नए संयोग देखने को मिलेंगे। अर्थात एक ही क्रोमोसोम पर प्रभावी और अप्रभावी जीन्स देखने को मिलेंगे, इस तरह की गैमीट्स हमें प्राप्त होंगे। तो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स कैपिटल A कैपिटल B या
स्मॉल बी, ये जीन्स सहलग्न नहीं है, लिंक्ड नहीं है, इनके बीच में दूरी ज़्यादा है, तो ये मियोसिस के माध्यम से जब गैमीट बनाएंगे तो कुछ स्थानों पर ये अपने जीन्स का एक्सचेंज भी करेंगे, अर्थात कैपिटल बी स्मॉल बी से एक्सचेंज हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए से एक्सचेंज हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जब ये गैमीट बनाएंगे तो हमें 50% गैमीट ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें इस तरह के गुणसूत्र होंगे जिसमें प्रभावी और अप्रभावी जीन्स एक साथ उपस्थित होंगे। और ये गैमीट आपस में जब फर्टिलाइज होंगे तो हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में हमें ट्रांस अरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ है कि अगर हमें इस तरह की गैमीट प्राप्त होते हैं जिसमें प्रभावी जीन्स भी हों और अप्रभावी जीन्स भी हों, तो इनके आपस में जब पेयरिंग होगी इनकी, और न्यू जनरेशन में जब ये पेयरिंग करेंगे समजात गुणसूत्रों के रूप में, तो F2 जनरेशन में हमें इस तरह का अरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा जिसमें एक ही क्रोमोसोम पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही जीन्स उपस्थित हों। तो सिस और ट्रांस अरेंजमेंट में हमें दोनों ही स्थितियों में हेट्रोजाइगस कंडीशन ही देखने को मिलती है, लेकिन सिस अरेंजमेंट में एक गुणसूत्र पर प्रभावी जीन्स होते हैं, दूसरे गुणसूत्र पर अप्रभावी एलील होते हैं उनके, जबकि ट्रांस अरेंजमेंट में एक ही गुणसूत्र पर प्रभावी और अप्रभावी एलील हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सिस और ट्रांस अरेंजमेंट क्या होता है, जिसमें दोनों ही स्थितियां देखी हमने, जिसमें हमने देखा कि सिस और ट्रांस अरेंजमेंट दोनों ही स्थितियों में हमें एक हाइब्रिड देखने को मिलता है और दोनों में ही जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होते हैं। थोड़ा सा अंतर जीन्स की स्थितियों में होता है जो कि समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। सिस अरेंजमेंट में एक समजात गुणसूत्र पर प्रभावी जीन्स उपस्थित होते हैं और दूसरे समजात गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन्स उपस्थित होते हैं, जबकि ट्रांस अरेंजमेंट में ऐसा नहीं होता है। ट्रांस अरेंजमेंट में एक ही गुणसूत्र पर प्रभावी और अप्रभावी जीन्स एक साथ उपस्थित होते हैं। तो अगर हम समझ चुके हैं कि सिस और ट्रांस अरेंजमेंट क्या है, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे। क्वेश्चन यह है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कि हमने पढ़ चुके हैं पहले, उसमें हमें सिस अरेंजमेंट्स किस जनरेशन में देखने को मिलता है और ट्रांस अरेंजमेंट किस जनरेशन में देखने को मिलता है। अर्थात F1 और F2 जनरेशन में हमें सिस अरेंजमेंट किस जनरेशन में देखने को मिलेगा और ट्रांस अरेंजमेंट हमें किस जनरेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।